नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उस प्रकरण पर एक देशभक्ति और मुल्क परस्ती और आवाम परस्ती, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। राष्ट्रभक्ति मतलब मुल्क परस्ती और आवाम परस्ती के नज़रिए से उसका विश्लेषण करेंगे। बात आई कि मदरसों की फंडिंग। देखिए, जो फंडिंग का जो सवाल है, फंडिंग से पहले ये जितने भी इस टाइप से विद्यालय हैं, मदरसा हुआ और उसी प्रकार क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा संचालित जो और भी विद्यालय हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के द्वारा भी संचालित कुछ विद्यालय हैं, गुरुकुल है, शिशु मंदिर है, इसी प्रकार और भी है जो कि थोड़ा सेक्लूडेड, आइसोलेटेड रखे गए हैं और ये सिर्फ एक निस्वार्थ जो है, निस्वार्थ मतलब निस्वार्थ को ये सब राजनीति का रंग देते हैं, चलते सिर्फ मदरसों पर ही टारगेट करते हैं। तो ये सबको रेगुलेट करने की जरूरत है, किसी को बख्शने की जरूरत नहीं है। मदरसा हुआ, गुरुकुल हुआ, क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा जो चलाए जा रहे जितने विद्यालय, कॉन्वेंट स्कूल हुए और भी इसी तरह के, सबको रेगुलेट माने नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यानी सरकार के नियम के अनुसार, सरकारी नियम के अनुसार जो है वो उनको चलनी चाहिए। सारे पाठ्यक्रम जो है वो सरकार जो 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 और विद्यालयों के लिए तय करती है, वही पाठ्यक्रम वहाँ चलना चाहिए। तो कोई भी, चाहे मदरसा हो चाहे गुरुकुल हो, वो छूटेगा नहीं। लेकिन सिर्फ मदरसों को इस तरह से टारगेट करना, ये सर्वथा जो है भारतीय समाज की भावना के बिल्कुल खिलाफ है। सबको जो है, एक बार भारतीय अवाम ताकत दल ने कहा था कि किसी को नहीं बख्शना है। गुरुकुल, मदरसा, कॉन्वेंट स्कूल और भी इस तरह के सबको रेगुलेट और अंडर सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, और जो उसका पाठ्यक्रम हो वो जो अन्य विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम, वही पाठ्यक्रम वहाँ जो है उसी पाठ्यक्रम के अनुसार वहाँ पर शिक्षा दी जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा जो कि बिल्कुल नहीं दी जा रही है वो दी जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा में
बताया गया था कि हमारे कुछ इस भारत की पावन धरती के कुछ संत महात्माओं, जो कि हाल के मैंने 5-6 साल पहले वाले उन महापुरुषों का जिक्र, जिनमें रामकृष्ण परमहंस आते हैं, कबीर आते हैं, नानक आते हैं, कुछ सूफी संत आते हैं, कुछ और भी इस तरह से हैं उसमें, और स्वामी विवेकानंद की वाणी। तो उन्होंने यानी मानवता परस्त, देखिए किसी आस्था विशेष नहीं, मानवता परस्त जो उन लोगों ने उपदेश दिया है, मानवता को रास्ता दिखाया है, मानव समाज के आचरण और व्यवहार को शुद्ध करने के लिए जो है जो तरीके बताए हैं, उन तरीकों पर आधारित उनके उपदेश की एक दो लाइन पंक्तियां उस जो है वो नैतिक शिक्षा में कि एक भाग में वो सम्मिलित होना चाहिए। दूसरे भाग में जो हमारे अमर शहीद जैसे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू, इनकी जीवनी, इनकी लाइफ हिस्ट्री, और एक आध और भी इस तरह से हमारे अमर शहीद ना, उनको भी शामिल हो सकता है कि हमको पूरा सबका ज्ञान ना हो, तो वो इसी तरह से और भी 2-1 और मिलते हैं, उनको शामिल करके उनका जीवन वृत्तांत या लाइफ हिस्ट्री वो उसमें डाल देना चाहिए, और थोड़े में सारांश में, ताकि अब ये दोनों मिलाकर के नैतिक शिक्षा होगी। ये नैतिक शिक्षा इस तरह के सभी विद्यालयों में, गुरुकुल में, मदरसा में, क्रिश्चियन मिशनरी में, सब में अनिवार्य कर देना चाहिए, ताकि जो भी बच्चे निकलें उनमें चरित्र का निर्माण इसी आधार पर हो। लेकिन बार बार मदरसों की बात पर टारगेट करना, ये भारतीय समाज के भावनाओं के सर्वथा प्रतिकूल है और भारतीय समाज को कमजोर करने वाली ये प्रवृत्ति है। कुछ मदरसों से कुछ लोग आतंकवादियों का संबंध जोड़ते हैं, एक आध में हो सकता है, हम इसे बात नहीं है। आतंकवाद की समस्या और इस तरह की समस्या, वह देश में जो कानून व्यवस्था है उसको देखने की जरूरत है। उससे पूरे समाज को निशाना बनाना ये सर्वथा भारतीय समाज की भावनाओं के सर्वथा प्रतिकूल है। ये भी चेतावनी भारतीय जनता दल दे रहा है। लेकिन जब से मोदी की सरकार आई है, सबका साथ सबका विश्वास के बैनर के तले, राष्ट्रवाद के बैनर के तले, मुखौटे के तले इस तरह की गतिविधियां उसकी चल रही हैं। अच्छा, दूसरी ओर तो कोई नेता है उदित राज, वो सवाल उठाया कि कुंभ में जो है 42 करोड़ रुपए खर्च क्यों किए गए, और इसके लिए तमाम इस तरह से बवाल कि ये हिंदू विरोधी कांग्रेस है, फलाने हैं, ठिकाने हैं। जब ये जेएनपीसी राष्ट्र विरोधी है, तब जो है इस पर बीजेपी की चैनलों की घिघी बंद हो गई। हिंदू विरोध के लिए तमाम हो हल्ला। ये सबसे जो है घातक मानसिकता है। कोई देश विरोधी हो तो उस पर चुप्पी साध जाना। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। और हिंदू विरोध हो और इस प्रकार इस्लाम विरोध हो
तो इस पर पूरा हो हल्ला मचाना, पूरा हिंसा करना, ये मानसिकता भारत राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक है। इस परिचर्चा को दो भागों में विभक्त करने की जरूरत है कि जो उदित राज ने सवाल उठाया है कि कुंभ में जो 42 करोड़ रुपया खर्च किया गया, भारतीय जनता दल स्पष्ट है कि कुंभ हो इस प्रकार के या और पंथ से संबंधित इस तरह से कोई जमावड़ा हो, तो राज्य की भूमिका क्या है, राज्य जो है कितना उसमें जिम्मेदारी उठा सकता है या उठाना चाहिए। भारतीय जनता दल का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि कानून व्यवस्था का सवाल है और कुछ माने सफाई और सफाई का नहीं, जो कानून व्यवस्था का सवाल है वो तो राज्य को उठाना ही उठाना। जहाँ भी कुछ लोगों को जबड़ा कानून व्यवस्था का सवाल आ जाता है, वो जिम्मेदारी सरकार को उठानी ही है। अब इसके बाद जो और भी सुविधाएं हैं, मैंने बिजली है, प्रकाश है, सफाई है, यह चार्जेबल सरकार को चार्ज करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा देश का है और किसी पंथ विशेष के लिए नहीं है। वो जमावड़ा चाहे हिंदू सनातन की ओर से हो, वो जमावड़ा चाहे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ओर से हो, चाहे हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ओर से हो, चाहे ईसाई आस्था वाला जमावड़ा है, तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो उठाना है। फ्री ऑफ कास्ट ये जिम्मेदारी सरकार की है। इसके बाद जो सुविधा दी जाती है इसकी मैंने पानी की, बिजली की, सफाई की, वो चार्जेबल है, प्रभार सहित है, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। सुविधा दीजिए लेकिन फ्री ऑफ कास्ट नहीं। सुविधा देने की जिम्मेदारी है लेकिन फ्री ऑफ कास्ट नहीं, और वो किसी भी पंथ का हो। ये बिल्कुल एक राष्ट्रवादी और भारतवादी ये जो मैंने सोच है और जो प्रयास है और जो इस तरह का जो विचार है, जो योजना है, इसको लागू करने की आवश्यकता है, चाहे कुंभ हो चाहे कोई भी हो। फिर से भारतीय जनता दल कर दे रहा है कि कोई जितना जमावड़ा हो, 1 करोड़ का हो, 4 करोड़ का, ठीक हो, कोई बात नहीं, उसमें कानून व्यवस्था सरकार को उठाना है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। लेकिन इसके बाद जो सुविधा है, पानी की, बिजली की, सफाई की, जो भी है, यह जो है चार्जेबल है। इसका प्रभार जो है उस संस्था से लेना है जो संस्था इस तरह का आयोजन करवा रही है। बिल्कुल ये भारतीय जनता दल का स्पष्ट मानना। और उस प्रकार और भी पंथ के जो इस तरह से जो जमावड़े हैं, उनमें भी इसी तरह की भूमिका निभानी है और इसी तरह से वो प्रभार लेना है, क्योंकि वो पैसा जनता का है। लेकिन इस तरह से वो उदित राज बोलेंगे, फिर जो है वो और हिंदू सनातन धर्म माने आस्था के मसीहा खड़े हो जाएंगे, बवाल हो जाएगा, और किसी को कांग्रेस हिंदू विरोधी ये चैनल वालों से, बीजेपी वालों से सवाल है भारतीय जनता दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से कि हर बात पर कांग्रेस को या जेएनपीसी को इसलिए उसको टारगेट करना कि वो हिंदू विरोधी है, लेकिन जहां राष्ट्र विरोधी की बात बार बार भारतीय जनता दल कर रही है कि ये भारत विरोधी है, ये भारत का ही विरोधी है, इस पर क्यों सुट्टे रहते हो?
चैनल वाले, और इस पर क्यों सुट रहती है बीजेपी। आप तमाम जो है बीजेपी के वो यूट्यूबर्स को देख लीजिए, उनके नेताओं का वक्तव्य देख लीजिए, उनके कार्यकर्ताओं का वक्तव्य देख लीजिए। वो नेहरू को गद्दार नहीं मानते हैं। अब कोई गद्दार मानता भी है तो इस आधार पर गद्दार मानता है कि वो हिंदू विरोधी थे। ये मानसिकता बहुत ही घातक है भारत राष्ट्र के लिए। इसी तरह से इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जो है कोई भी तत्व जो है या एनपीसी ही को गद्दार सब नहीं मानते। इस देश का यानी वो राष्ट्रद्रोही नहीं मानते, देशद्रोही नहीं मानते, देश का दुश्मन नहीं मानते। वो ये सिखाते हैं, वो कट्टरवादी तत्व, जो इस्लाम का विरोधी हो वो गद्दार है। इस प्रकार जो है सिख पंथ वाले सिख पंथ आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी जो कट्टरवादी तत्व हैं वो भी यही सिखाते होंगे। ईसाई पंथ आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी जो कट्टरवादी तत्व हैं वो भी ये सिखाते होंगे कि जो भारत के खिलाफ गद्दारी करता है वो गद्दार नहीं है, जो ईसाई आस्था के खिलाफ बात करता है वो गद्दार है। इस तरह की सोच जो है भारत राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक है। इसमें सबसे अग्रणी भूमिका ये सनातन आस्था वाले और टीवी चैनल वाले उठा रहे हैं। भारतीय जनता दल कब से बता रहा है कि कितनी इस देश के लिए खतरनाक है एनपीसी। इस पर जो है ये खबर जरूर बीजेपी वालों को मिलती होगी, ये खबर जरूर जो है वो इन चैनलों को मिलती होगी, लेकिन सभी सुट हैं। ये भारतीय जनता दल बराबर बता रहा है कि ये वाम दल बिल्कुल इस देश के लिए बहुत खतरा है, लेकिन जब वो किसी बिंदु पर वो हिंदू विरोध की बात आएगी तब इनको वो खतरा देखेगा। पंथ के विरोध को गद्दार कहना और देश के गद्दार कहना और देश के गद्दार को गद्दार नहीं मानना, ये सबसे खतरनाक ये भारत राष्ट्र के लिए इस तरह की मानसिकता है। आज कोई एक पदाधिकारी भारतीय जनता दल का बता रहा था कि वो अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रहा था, तो होते हैं ना कुछ उत्साही किस्म के तो वो उसके पहले उसने नमस्कार बोला, प्रणाम बोला, सत श्री अकाल बोला, तो उसने मजाक में कहा कि अरे भाई इतनी तरह के नमस्कार हैं, प्रणाम है, नमस्कार है और इधर राम राम भी चलता है। तो बोला कि हाँ सब कुछ बोलेंगे लेकिन सलाम अलैकुम नहीं बोलेंगे। तो उस पदाधिकारी ने पूछा क्यों भाई? कहना नहीं ये मुसलमान जो है वो गद्दार होते हैं। देखिए हम नहीं कहते हैं कि इस तरह का हर एक सनातन आस्था में मिलेगा, लेकिन किस तरह की मानसिकता को फैलाने की कोशिश है उसका नमूना ये है कि पूरे समाज को निशाना बनाने का एक तरीका। और ये जो जानबूझ के है, भारतीय जनता दल को तो विश्वास है कि ये इस तरह की मानसिकता को फैलाने के लिए वो सनातन आस्था में जो कट्टरवादी तत्व हैं जो फैलाते हैं वह इस जीएनपीसी के ही एजेंट हैं। गांधी नेहरू परिवार चड्डा चौकड़ी कॉकस के ही एजेंट हैं, जो कि इस तरह की मानसिकता को जब तक वो फैलाएंगे नहीं तब तक इनकी गद्दारी एनपीसी की जो भारत के खिलाफ गद्दारी को ढकना उनको आसान नहीं होगा।
और उसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में आप बात करके देख लीजिए, कोई बड़ा से बड़ा विद्वान होगा, ब्रिलियंस होगा, आप उसे बात करके देख लीजिए, वो बात करते करते फिर घुमा करके फिर आरएसएस बीजेपी पे चला आएगा। उसके लिए इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा आरएसएस बीजेपी। वो फिर इस गद्दार जीएनपीसी को वो बचा लेगा। और उधर तो इस गद्दार जीएनपीसी को बचाने के लिए जो मानसिकता फैलाई गई, बनाई गई है सनातन आस्था में कि वो गद्दार हमारे इस्लाम आस्था वालों को गद्दार मानते हैं, जीएनपीसी को गद्दार नहीं मानते। इन दोनों मानसिकताओं को जरा एक साथ पढ़िए तो सनातन आस्था वाले समाज में ये मानसिकता विकसित करने की कोशिश है कि देश की समस्याओं के लिए इस्लाम आस्था वाले लोग जिम्मेदार हैं। देश की गद्दारियों के लिए, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे चीन का मामला हो, चाहे देश में जितनी भी प्रेजेंट समस्याएं हैं, उसके लिए इस्लाम आस्था वाले पूरा समाज जिम्मेदार है। इस तरह की मानसिकता कट्टरवादी तत्व जो है सनातन आस्था में, सनातन आस्था के कट्टरवादी तत्व जो है पूरे आस्था में फैलाने की कोशिश की है। और उसी प्रकार इस्लाम आस्था में कट्टरवादी तत्वों ने, और कट्टरवादी तत्व जो है उसे जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्र चौकड़ी, वाम दल के एजेंट हैं। वो विशेष करके तो जो है वो जीएनपीसी के ही एजेंट हैं, और कुछ अपवाद में वाम दल के हो सकते हैं। तो वो इस तरह की मानसिकता वो फैलाए हुए है पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कि इस देश के लिए में जो सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़ा खतरा आरएसएस बीजेपी है, जीएनपीसी नहीं है, जीएनपीसी नहीं है। तो इसको यदि आप एक साथ रखेंगे तो दोनों ही समाज से की ओर से ये जो जीएनपीसी इस मुल्क के लिए जो सबसे खतरनाक है और सारी समस्याओं की जड़ है, सारी अभिशापों की जड़ है, वो मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के नेहरू और इंदिरा और राजीव सोनिया राहुल, उसको बचाने की साजिश दोनों ओर से, यह मुल्क के लिए बहुत खतरा है। इसीलिए तो ये राहुल, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जा रहा है कि समर्थन भी करता है और एमपी भी चुन के आता है। और उसी प्रदेश से 20 में से 18 एमपी भी लाता है केरल से। ये तो है। तो इस विकट समस्या का विश्लेषण भारतीय जनता दल बड़ी गंभीरता से कर रहा है और उसके कुछ नमूने आप लोगों के, आप भारतीय भाई बहनों के सामने वो प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। तो कल वो बुखार चढ़ा रहे थे चैनल वाले, खास करके रिपब्लिक भारत है, क्या है, कौन है, जी न्यूज़ वाला है, बस हिंदू विरोध, हिंदू विरोध, हिंदू विरोध। कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है, वह देश का दुश्मन है, ये कभी नहीं कहते हैं। इनके लिए हिंदू विरोध ज्यादा खतरनाक है, राष्ट्र विरोध कुछ नहीं है। और इनके लिए ही नहीं, जो इनके मुखिया हैं बीजेपी के, मोदी जी की भी मानसिकता पर बिल्कुल सवाल है। मोदी जी के शासनकाल में एक शख्स ने संगठित करके मूर्धन्य शैक्षणिक संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के प्रांगण से खुलेआम सरेआम नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तब ये बीजेपी की मानसिकता, बीजेपी समर्थित ये चैनलों की मानसिकता नहीं कही गई।
ये बस नाम के लिए कि हाँ भाई ये इसने बस ये कि हमने वीडियो बनाया, ये वीडियो जो है ये सही है, इसने नारा लगाया, बस यही तक। लेकिन वो कितना खतरनाक नारा वो लगाया, इस पर सुट। मोदी जी भी लगभग सुट। बस उन्होंने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया, दिल्ली पुलिस को कहा कि तुम चार्जशीट बनाओ और अदालत में सौंपो। मोदी जी के मानसिकता साफ झलकती है कि वो इसको, इस तरह के नारे को, भारत की संप्रभुता, भारत की सॉवरेनिटी पर हमला उन्होंने नहीं माना। ये सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक उनकी मानसिकता का द्योतक है। जिस देश में पंथ के नाम पर लोगों को में संवेदना भरी जाए, उत्तेजना भरी जाए, वह राष्ट्र कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। वही अपराध इस देश में इन स्वार्थी संगठनों के द्वारा, राष्ट्रघाती संगठनों के द्वारा, भारत विरोधी ताकतों के द्वारा भरा जा रहा है। भारतीय जनता ताकत दल ने साफ साफ बताया है कि यदि राष्ट्र का निर्माण करना है तो संवेदना भारत के प्रति होनी चाहिए, किसी आस्था विशेष के प्रति नहीं। आस्था हमारी सुरक्षित रहे वो व्यक्तिगत है, लेकिन हमारी संवेदना सबसे सर्वोच्च होनी चाहिए राष्ट्र के प्रति। और इसी के समर्थन में वो जापान का मिसाल भी दिया गया। जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के समय 1945 में अमेरिका द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम या परमाणु बम गिराए जाने के कारण पूरा तबाह हो गया था। उस तबाही से खड़ा हुआ जापान आज विश्व की एक मजबूत आर्थिक शक्ति, एक मजबूत तकनीकी शक्ति, मजबूत एक व्यापारिक शक्ति बना हुआ है। और वो जापान हमको कर्ज दे रहा है ये बुलेट ट्रेन के लिए और वो योजनाओं के लिए। जो सड़कें भी बन रही हैं तो बोलते हैं भाई ये जापान की मशीन है, जापान तकनीक से बन रहा है। जापान की गाड़ियाँ आती हैं भाई ये जापान की गाड़ी, तो उसकी तकनीक का और उसके बिजनेस लाइन का, उसके आर्थिक मॉडल का लोग विश्व लोहा मानता है। लेकिन कैसे कि बताया गया था कि वो जापान औसत जापानी से जब एक सवाल किया गया और यह किसी जब किसी जापानी से पूछा गया था कि बताइए कि मान लीजिए आपके सामने ये विकट सवाल हो कि आपके सामने आपके पिता हो और आपके सामने आपका बौद्ध धर्म हो, और विकटता इस बात की है कि एक को समाप्त करके ही दूसरे को बचाया जा सकता है। माने आपके पिता और आपका धर्म जो है बौद्ध धर्म, तो उस विकट स्थिति में आप क्या करेंगे? तो वो बगैर किसी हिचक के बताया कि हम जो है अपने पिता को के